हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के अंदर अगला जो हमारा जो टॉपिक है फिफ्थ लेसन का, नकदी या हम यूँ कह सकते हैं व्यापारी फसल यानी कि कैश क्रॉप्स या कॉमर्शियल क्रॉप्स है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नकदी और व्यापारिक जो प्रमुख फसल है उसमें कौन कौन सी फसलों की हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे रबर, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा और तंबाकू। तो दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक गन्ना। देखिएगा, गन्ना है, गन्ना ग्रेमिनी कुल का पौधा है और ये कौन सी जलवायु में ग्रोथ करता है और प्रोडक्शन ज़्यादा देता है। उष्णकटिबंधीय ये एक फसल है और इसमें सबसे ज़्यादा ये ग्रोथ करता है। देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जो सिंचित जो फसल है वो भी क्या है, गन्ना ही है। गन्ने को बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल वर्ष में एक बार तैयार होती है, यानी कि 12 महीने में ये पूरा फसल तैयार हो जाता है, यानी कि पक के तैयार होता है 12 महीने के अंदर। देखिएगा, गन्ना एवं चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील का प्रथम स्थान है और भारत का क्या है, दूसरा स्थान। तो ये भी आप याद रखिएगा, गन्ना के उत्पादन में जो चीनी है उसके उत्पादन में ब्राज़ील का फर्स्ट नंबर पे है और भारत का दूसरा नंबर है। ठीक है, जबकि चीनी की खपत में भारत का प्रथम स्थान है, यानी कि हमारे भारत के लोग चीनी की खपत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस विश्व में पहला स्थान हमारे भारत के लोगों का है। ठीक है, देखिएगा, भारत में सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादन क्रमशः भारत की अगर हम चर्चा करें तो भारत में देखिएगा, भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर 45% चीनी का उत्पादन होता है और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र का। लेकिन यहाँ से एक बहुत बढ़िया बात निकल के सामने आती है, लेकिन जो सर्वाधिक जो चीनी की जो मिलें हैं दोस्तों, वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादन राज्य क्रमशः है यूपी, उत्तर प्रदेश 45% यहाँ पर जो चीनी का उत्पादन किया जाता है और महाराष्ट्र में सेकंड नंबर आता है। लेकिन चीनी की सर्वाधिक जो मिलें हैं दोस्तों, वो कहाँ पे है, वो हमारे महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, देखिएगा, दक्षिण भारत का गन्ना अधिक रस वाला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आएगी यहाँ पे सामने। तो दक्षिण भारत के अंदर देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत का जो गन्ना है अधिक रस वाला होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्यों है रस वाला, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो गन्ने रस वाला क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर नमी युक्त जलवायु है, यानी कि जो जो क्लाइमेट है उसमें बिल्कुल आर्द्रपन पाया जाता है। इसीलिए यहाँ का जो दक्षिण भारत का जो गन्ना है उसमें बहुत ज़्यादा रस पाया जाता है। इसीलिए यहाँ गन्ना अधिक मोटा और रस वाला होता है। कहाँ पे, हमारे दक्षिण भारत के अंदर, ये याद रखिएगा। लाल रंग का जो गन्ना होता है वो दक्षिण भारत में ही सबसे अधिक रस वाला होता है। गन्ने के रस की इसमें चीनी की मात्रा 10 से 12% होती है। अर्थात भारत जब आप 100 ग्राम गन्ने का उपयोग करते हो तो उसमें 10 से 12 ग्राम आपको चीनी उसका प्रोडक्शन होता है, यानी कि तैयार होती है। एक बार फिर से सुनिएगा, यानी कि अगर आप 100 ग्राम गन्ने का प्रयोग करके अगर आप चीनी बनाओगे तो उसमें आपको चीनी कितनी प्राप्त होगी, यानी कि 10 से 12 ग्राम चीनी आपको प्राप्त हो जाएगी। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादकता प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग हम देखें तो सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो हवाई द्वीप है, आइलैंड है, वहाँ पे इसका प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद क्यूबा एक देश है, वहाँ पर भी इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, सेकंड नंबर पर उसका आता है। ठीक है, देखिएगा, जो गन्ना है, गन्ने के बारे में और कुछ तकनीकी संस्थान और जो अनुसंधान संस्थान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए, उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने के संदर्भ की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सरकार द्वारा गन्ने के संदर्भ में घोषित वह मूल्य जो चीनी मिल मालिकों के द्वारा गन्ना किसानों को चुकाना अनिवार्य होता है, वो है आपका प्रति क्विंटल 255 रुपये। ठीक है, एक फिक्स इसका मूल्य घोषित किया गया सरकार के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम
उचित और लाभकारी मूल्य हम कह सकते हैं। देखिएगा, हम वर्ष 2017-18 की बात अगर करें तो गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 255 प्रति क्विंटल है, और 17-18 के अंदर ही जो न्यूनतम जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1665 रुपये प्रति क्विंटल है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आयातित उद्योग माना जाता है। किसको? यानी कि आपकी कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग को, ठीक है। देखिए, गन्ना है, गन्ना या मक्का C4 पौधा है, जिसका C4 का अर्थ होता है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सलेज ऑक्सजेलो एसिटेंट बनता है, ठीक है। तो ये आपने गन्ने के बारे में आपने पढ़ा है। दूसरा इसका फसल है रबर। रबर के बारे में हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, रबर है, रबर उष्णकटिबंधीय पौधा है, आपको पता है। रबर का मूल निवास स्थान आपको पता है, अमेजन नदी घाटी है ना, जो दक्षिणी कॉन्टिनेंट आपका है, वहाँ पर जो अमेजन नदी बहती है, जिस वहाँ पर जो घने जंगल पाए जाए उसको पृथ्वी के फेफड़े हम कहते हैं। तो रबर का उत्पादन वहाँ मूल निवास स्थान है अमेजन नदी का, ठीक है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड है, यानी कि थाईलैंड के अंदर आपको पता है ज़्यादा सड़कें भी रबर की ही बनाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा रबर का जो प्रोडक्शन होता है वो थाईलैंड में होता है। और देखिएगा, विश्व में एक पारा किस्म है रबर की, वो सबसे सर्वोत्कृष्ट किस्म है, यानी कि सबसे अच्छी किस्म अगर हम देखें गन्ने की, वो पारा किस्म है। पत्ते के दूध से, यानी कि जो गन्ना है जो रबर है, रबर का जो पत्ता होता है उसमें लेटेक्स से रबर बनता है, यानी कि जो दूध होता है पत्ते का लेटेक्स है, इससे रबर तैयार किया जाता है। देखिएगा, रबर का उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां देखें कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें गन्ना सबसे ज़्यादा रबर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और ग्रोथ भी करता है। देखिएगा, इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों की हम चर्चा करें तो उच्च तापमान और धूप की बड़ी आवश्यकता होती है, और यहाँ पर कम से कम वार्षिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। और मृदा की अगर चर्चा करें, सॉइल की अगर चर्चा करें, या तो लेटराइट मृदा होनी चाहिए या रेड सॉइल यानी कि लाल मृदा होनी चाहिए। इसी सॉइल के अंदर दोस्तों रबर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा जल्दी करता है पौधा, ठीक है। देखिए, भारत में अनुकूल परिस्थितियाँ दक्षिण भारत में पाई जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक और केरला में गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। भारत में फर्स्ट नंबर पे इनका आता है। देखिए, भारत में सर्वाधिक रबर का जो उत्पादन होता है वो केरल के अंदर होता है, और भारत में रबर का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है, लेकिन कुल उत्पादन में चौथा स्थान हमारे भारत का आता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं रेशेदार फसल। हम कपास की हम चर्चा कर लेते हैं। इसको वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं, यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप भी कहते हैं, कैश क्रॉप भी कहते हैं। देखिएगा, अलग से मैं आपको स्टडी नहीं करवाना है मेरे को। रेशेदार फसल, दो रेशेदार फसल है, एक जूट और कपास के बारे में, तो आप यहीं पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपके जो एनसीईआरटी की बुक में उसमें ये टॉपिक भी है, रेशेदार फसल, ठीक है। तो कपास है, यानी कि कपास एक रेशेदार फसल होती है, और एक कैश क्रॉप भी है, कॉमर्शियल क्रॉप भी है, व्यापारिक या नकदी फसल भी है ये, ठीक है। देखिएगा, कपास है मालवेसी कुल का ही पौधा है, ठीक है। मालवेसी कुल का पौधा होने के साथ साथ जो कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र भारत में, लेकिन उत्पादन में चीन का फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन सेकंड नंबर है अपने भारत का। तो उत्पादन में तो चीन फर्स्ट नंबर पे है और भारत सेकंड नंबर, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल बोया जाता है वो हमारे भारत का फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। भारत में लावा मिट्टी के क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब में इसकी खेती होती है, बहुत ही ज़्यादा खेती होती है इन क्षेत्रों में, ठीक है। और कपास, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए काली मृदा के अंदर कपास का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, इसीलिए कपासी मृदा भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। इसको वाइट गोल्ड भी हम कह सकते हैं कपास को, ठीक है। कपास के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान आता है, वहाँ पर 34% इसका प्रोडक्शन होता है। और कपास के रेशे की जो लंबाई होती है यहाँ पर गुजरात में 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होती है। और द्वितीय स्थान आपके महाराष्ट्र का आता है, जो आपके कपास के प्रोडक्शन में। सर्वोत्तम किस्म होती है सर्वोत्तम किस्म 5 सेंटीमीटर से अधिक लंबा होता है, यानी कि जो इसका है कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। देखिएगा, जो कपास है संगठित क्षेत्र में आते हैं, सूती वस्त्र मिल है वो संगठित क्षेत्र में आती है, क्योंकि यहाँ के जो भी वर्कर होते हैं उनको लगातार उनको नियमित रूप से रोजगार मिलता है, और अच्छी तरह समय पर उनको वेतन वगैरह तनख्वाह वो मिल जाती है, इसलिए उसको संगठित उद्योग की श्रेणी में लेते हैं, ठीक है। कपास उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टी की बात अब करते हैं। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम चाय की खेती 1834 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा
असम घाटी के अंदर की गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले जो चाय की जो खेती है वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही असम जो घाटी है, असम घाटी के अंदर ही इस की जाती है, वो की गई थी। और 1834 के अंदर, 1834 के अंदर मूल इसका चाय का स्थान है चाइना में है। और अनुकूल अनुकूल जो परिस्थितियों की अगर हम चर्चा करें तो चाय का प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा किन परिस्थितियों को अकॉर्डिंग करते हैं, देखिएगा चाय की जो प्रोडक्शन होगा उसमें सबसे उसकी अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होना बहुत ज़रूरी है। और उच्च तापमान, ठीक है, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और जो लैंड है, जो भूमि है, प्रवर्तित ढलानदार होनी चाहिए, क्योंकि इसके जड़ों में पानी रुका नहीं होना चाहिए। और हरी और गंधक युक्त मिट्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इस अनुकूल परिस्थिति, इन परिस्थितियों के अंदर चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, भारत में चाय, कहवा, रबर, मसालों की खेती लेटराइट मृदा में ही की जाती है। देखिए ये भी आप याद रखिएगा कि चाय, कहवा, रबर, मसालों की जो खेती होती है वो आपकी लेटराइट मृदा के अंदर ही होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चाय के लिए कौन सी मृदा बिल्कुल अच्छी मानी जाती है जिसमें उसका प्रोडक्शन होता है, तो वो है आपकी लेटराइट मृदा है, ठीक है। अगली बात अगर करें भारत में चाय की शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों की चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा आपको पता है मूल स्थान तो चाइना है, लेकिन असम के अंदर, असम घाटी में सबसे पहले 1834 में चाय का पौधा उगाया गया था। तो वहीं पर असम के अंदर ही सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है, वो 50% होता है, ठीक है। इसके पश्चात सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे आपका बस में आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो दक्षिण भारत में, अगर दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन तो आपका तमिलनाडु में होता है। और उत्तरी भारत में आपका उत्तर और पूर्वी भारत में आपका असम के अंदर होता है, ठीक है। देश में सर्वाधिक चाय का क्षेत्रफल आपका असम के अंदर है, ठीक है। चाय के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्पादक क्षेत्र देखिएगा, असम के अंदर आपको पता है ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी के अंदर सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है। ऐसे वेस्ट बंगाल की अगर चर्चा करें तो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, कूच बिहार की पहाड़ियाँ, जलपाईगुड़ी पहाड़ियाँ, वहाँ पर वेस्ट बंगाल में चाय की खेती होती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की चर्चा करें तो हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। और यहाँ पर भी ग्रीन टी का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है हिमाचल प्रदेश में। वह जो आपकी साउथ इंडिया में देखिए, तमिलनाडु में आपको पता है नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ, वहाँ पर भी चाय का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में अग्रणी राज्य है। अगर हम विश्व के स्तर की बात करें तो 3 ऐसे राज्य जिसमें सर्वाधिक चाय का प्रोडक्शन होता है। एक है पहले नंबर पे चाइना, दूसरे में अपना इंडिया और तीसरे नंबर पे केन्या। लेकिन निर्यात कौन सा देश सबसे ज़्यादा करता है? देखिएगा, एक्सपोर्ट कौन सा करता है? केन्या, चाइना और श्रीलंका, ठीक है। शीर्ष जो काली चाय का उत्पादन होता है सिर्फ भारत में ही होता है, यानी कि जो ब्लैक टी होती है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही होता है, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली। देखिए अब हम बात करते हैं कहवा की, चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए मूल स्थान अमेजन घाटी ब्राज़ील के अंदर है, ठीक है। भारत में कहवा 17वीं शताब्दी में बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं, देखिए बाबा बुदन की पहाड़ियाँ अपने केरला के अंदर, अपना केरला और तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है भारत में, ठीक है। देखिए भारत में कहवा 17वीं शताब्दी में बाबा बुदन द्वारा अरब क्षेत्र में लाया गया और कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियों के में लगाया गया। तो सबसे पहले भारत में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं कर्नाटक में, उसमें सबसे पहले कहवा का सबसे पहले प्रोडक्शन किया गया। तो याद रखिएगा। देखिएगा कहवा की खेती दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, यानी कि हम कह सकते हैं कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के अंदर ही सीमित है कहवा की खेती। आपका नॉर्थ इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं होता कहवा का, सिर्फ साउथ इंडिया में होता है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। आपको फर्स्ट नंबर पे याद रखना है कि कर्नाटक का, ठीक है। भारत में कहवा सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक है, यहाँ पर 68% प्रोडक्शन होता है कहवा का। सेकंड नंबर पे आपका केरला का आता है। देखिएगा कहवा की जो 2 किस्में हैं हमारे भारत में, कौन कौन सी? वैसे 3-4 किस्मों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2 किस्में हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। देखिए अरेबिका और रोबस्टा। देखिए अरेबिका क्या जो क्षेत्रफल है सर्वाधिक भारत में 60% है, लेकिन सेकंड नंबर पे रोबस्टा की खेती भी हम लेते हैं कहवा की, लेकिन अरेबिका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हमारी इंडिया के अंदर। इसके अलावा और भी किस्में हैं, इसको मोका भी कहते हैं, यमन तट यानी कि लाल जो रेड सी है वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। और ब्लू माउंटेन एक जमैका की एक किस्म है कहवा की, और एक लाइबेरिया की एक किस्म है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। भारत में कहवा की 2 किस्में हैं, एक तो अरेबिका और रोबस्टा। सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है अरेबिका का।
इसके अलावा मोका है, यमन तट पे है, और ब्लू माउंटेन है, जमैका और लाइबेरिया भी एक किस्म है। अगर हम विश्व स्तर की चर्चा करें कहवा की, तो फर्स्ट नंबर पे आपका ब्राजील का, वियतनाम सेकंड, और तीसरे नंबर पे आपका थाईलैंड का आता है, सॉरी इंडोनेशिया का आता है। तो तीन ऐसे विश्व के देश हैं जहां पर कहवा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। नंबर वन कौन? नंबर वन पे ब्राज़ील, सेकंड नंबर पे वियतनाम, थर्ड नंबर इंडोनेशिया। देखिएगा, चाय के पौधे से वर्ष में 3 बार पत्तियां चुन सकते हैं, लेकिन जो कहवा का पौधा है उसमें वर्ष में 4 वर्षों में एक बार फल ही देता है। देखिएगा, चाय के पौधे का वर्ष में 3 बार पत्तियां चुनते हैं, यानी कि उनको पत्तियां चुन के हम चाय बनाते हैं, लेकिन जो कहवा का जो पौधा है 4 वर्ष में एक बार ही फल ही देता है। ठीक है, 4 वर्ष में एक बार फली देने वाला पौधा कौन सा है? कहवा है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिएगा, हम बात करते हैं तंबाकू की। देखिए, मूल स्थान अमेजन घाटी ही है, और 2 किस्में पाई जाती है हमारे भारत में। देखिए, एक तो निकोटियाना टोबेकम और एक रस्टिका, ये 2 किस्म है, याद रखिएगा। निकोटियाना टोबेकम और एक रस्टिका है, और सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारे भारत में निकोटियाना टोबेकम की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, भारत में तंबाकू का पौधा सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में जो जहांगीर थे, मुगल सम्राट थे, जहांगीर के काल में पुर्तगाली के द्वारा भारत में लाया गया, और पुर्तगाली ही हमारे भारत में जो आलू की खेती उन्होंने सबसे पहले की थी। तो ये याद रखिएगा। भारत में शीर्ष 2 उत्पादक राज्य की अगर चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश और गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा तंबाकू का प्रोडक्शन होता है। विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक और उपभोक्ता चाइना है, और उसके बाद में हमारे भारत का नंबर आता है। यूएसए की अगर चर्चा करें, यूएसए का एक प्रांत है, मोन्टाना प्रांत है, उसमें उच्च किस्म की तंबाकू खेती बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व स्तर पर ये प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन 1 मई 2004 यानी कि 1 मई 2004 सार्वजनिक धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर क्या दोस्तों रोक लगाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जूट, यानी एक रेशेदार फसल। इससे पहले हमने आपका कपास की अपने बारे में हमने बात की है, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक रेशेदार फसल ही है, उसमें 2 फसलों की चर्चा हमने की है, आपकी उसमें बुक में है। एक तो कपास, जिसको हमने पढ़ लिया है, दूसरी है जूट, इसको भी हम रेशेदार फसल कह सकते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि रेशेदार, वैसे तो 5 फसलें रेशेदार श्रेणी में आती है। कौन कौन सी? एक तो कपास, जूट, पटसन, मोस्ता और अलसी यानी कि सेनेई, ये 5 प्रकार की रेशेदार फसल है। लेकिन अपनी एनसीईआरटी की बुक में 2 ही फसल दे रखी है, कपास और जूट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, यानी कि 70% होता है। अगर हम देखें तो विश्व स्तर पर देखें तो पहले जैसे हमारा भारत आज़ाद नहीं होता, उससे पहले की चर्चा करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन हमारे भारत में होता है। लेकिन जैसे ही विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग देश बन जाता, तब बांग्लादेश का पहला स्थान आ जाता है। ठीक है, विश्व में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सर्वाधिक जूट का एकाधिकार प्राप्त है। जहाँ पर विश्व में जो हमारी गंगा नदी और डेल्टा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर डेल्टा बनाते हैं, वहाँ पर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है किसका? जूट का। विश्व में सर्वाधिक जूट कहाँ होती है? उत्पादक कौन सा देश है? बांग्लादेश, क्योंकि विभाजन से पहले भारत का फर्स्ट नंबर पे आता है, लेकिन जैसे ही विभाजन हो जाता है हमारे भारत का, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश, उसको पूर्वी पाकिस्तान और आज पाकिस्तान, उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है, लेकिन इससे अलग होता है 1971 में, फिर इसका पश्चिमी पूरी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश पड़ जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश का आता है किसके? जूट के प्रोडक्शन के अंदर। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करते हैं, फल और सब्जियों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, भारत दुनिया का 11वां, हम कह सकते लगभग 10% फल उत्पादन कर विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। यानी कि हमारे जो फ्रूट्स के उत्पादन के अंदर चाइना के बाद हमारे भारत का दूसरा स्थान आता है। हम यूँ कह सकते हैं, भारत के अगर संदर्भ की चर्चा करें तो भारत में सर्वाधिक जो फल है वो कौन कौन से राज्य में उत्पादन होते हैं? तो पहला स्थान महाराष्ट्र में और दूसरा स्थान किसका? आंध्र प्रदेश का आता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, विश्व स्तर में हमारे भारत का दूसरा नंबर आता है, और भारत के अंदर ही स्टेट जो 28 स्टेट है उनमें फर्स्ट नंबर में महाराष्ट्र का और दूसरे में आंध्र प्रदेश का आता है। देखिएगा, देश के शीर्ष क्षेत्रफल वाला देश में शीर्ष क्षेत्रफल वाला फल कौन सा? आम यानी कि मैंगो। लेकिन देश में सर्वाधिक उत्पादन वाला बनाना है, केला है। यानी देश में शीर्ष क्षेत्रफल बोया गया जो फल है वो तो आम है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस फल का है? बनाना का, यानी कि केले का होता है। ठीक है, देखिए, हॉर्टिकल्चर में 4 चीज़ें शामिल की जाती है: फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन
फूल उत्पादन, फल और सब्जी उत्पादन, यानी कि फ्लोरिकल्चर को फूल की खेती कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को हम पुष्प विज्ञान कहते हैं, और पोमोलॉजी को हम कहते हैं फल विज्ञान। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सॉरी, आम, अमरूद, केला, आंवला, अनार, पपीता उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। तो इसको भी याद रखिए कि बहुत बढ़िया डेटा है। आम, अमरूद, केला, आंवला, अनार, पपीता, इसके प्रोडक्शन में भारत विश्व में फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, और आम का जो वानस्पति नाम है मेंजिफेरी इंडिका। ठीक है, इसको आप याद रखें, मेंजिफेरी इंडिका इसकी वानस्पतिक नाम है मैंगो का। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं जो आभासी फल है उसकी बात करें, फ्लैश फ्रूट्स की बात अपन करें, तो आभासी जो फल होते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिएगा, आभासी फसल, एक तो सेब आपकी, नाशपाती, अनानास, कटहल और लीची, ये आभासी फसल। देखिए, फूल के बाह्य भाग, आभासी फसल क्या होती है, जो फूल होता है, फूल के बाह्य भाग को फल का निर्माण हो, उसे हम आभासी फसल कहते हैं। यानी कि ऐसा फल जो फूल के बाहर इसका निर्माण होता है उसको आभासी फल या उसको झूठा फल भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आभासी फल कौन कौन से हैं, सेब जिसको हम एप्पल कहते हैं, नाशपाती, अनानास, कहवा और कटहल और लीची, ये सारे के सारे आभासी फसल में आता है। देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, ठीक है, रिसर्च, और एक भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हैसरगट्टा बेंगलुरु के अंदर है ये। ठीक है, और केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजिफेमा नागालैंड के अंदर, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। तो ठीक है, तो दोस्तों ये बातें समझ में आ रही है आपको। अगर आपको समझ नहीं आता फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हो। ठीक है, अगली बात अपन करते हैं दोस्तों, जो आभासी फसल हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो अपनी लास्ट जो टॉपिक रहेगा इसका, भारत की कृषि की क्या क्या समस्याएं हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो इंडियन जो एग्रीकल्चर है इसकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या क्या समस्याएं। सबसे पहली समस्या है वो है अनियमित मानसून का पर निर्भर, यानी कि जो जो हमारा मानसून है अनियमित मानसून पर निर्भरता है। यानी कि कहने का मतलब है, जो मानसून है, मानसून एक निश्चित अवधि में हमारे भारत में प्रवेश नहीं करता है, कभी जल्दी होता था, कभी लेट आता था, इसलिए अनियमित मानसून पर निर्भरता हमारी कृषि की बहुत बड़ी समस्या है। इसमें दूसरी बात, अगर निम्न उत्पादकता, और निम्न उत्पादक एक ही का समय पर मानसून नहीं आएगा तो सिंचाई बहुत कम होगी, जो डिपेंडेड है मानसून पे वो फसल बहुत कम, उसका कम प्रोडक्शन होता है, और इसके साथ ही उपजाऊ जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और उर्वरकता शक्ति मिट्टी की वो कम हो जाती है, इसलिए जो प्रोडक्शन है वो तो बहुत कम होता है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई, यानी कि निम्न उत्पादकता और पहले अनियमित मानसून पर निर्भरता। तीसरे, भूमि सुधारों की कमी, और हमारे भारत में भूमि सुधारों की कमी के कारण भी भारतीय कृषि की समस्या उत्पन्न होती है। छोटे जोत तथा विखंडित जोत, कहने का मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारे जोत है उसमें कमी आती है, उसके आकार छोटा होता जाता है और विखंडित रूप में हो जाता है, इसीलिए कम प्रोडक्शन होता है। तो ये भी एक हमारी जो हमारी एग्रीकल्चर उसकी समस्या है। अब है वाणिज्यीकरण का अभाव। वाणिज्यीकरण का मतलब हमारी जो भी फसल का प्रोडक्शन हम लेते हैं उसका हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उचित मूल्य हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये भी हमारी समस्या है, जिससे क्या है कि किसान खेती बाड़ी से दूर होता जा रहा है, यानी कि कृषि नहीं कर पा रहा है। अगला है छठा है व्यापक अल्प रोजगारी। इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों को, जैसे आपको पता है 54% हमारे भारत खेती से ही रोजगार प्राप्त होता है, लेकिन ये व्यापक अल्प रोजगार, यानी कि कम समय के लिए इसमें रोजगार प्राप्त होता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, और हमारे भारत में जो कृषि योग्य जो भूमि है उसका लगातार क्या हो रहा है, निम्नीकरण, यानी कि उसकी उपजाऊ क्षमता घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, भूखंड जोत कम होते जा रहे थे, तो हम क्या करते हैं कि उसको अधिक प्रोडक्शन के लिए वहां पर गहन कृषि करते हैं। देखिए, गहन कृषि क्या होती है कि जैसे मान लेते हैं कि कम जमीन पर, भूखंड पर अधिक प्रोडक्शन, अधिक पैदावार लेने के लिए हम क्या करते हैं, कीटनाशक दवाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमारी जो भूमि है उसकी उपजाऊ क्षमता यानी कि निम्नीकरण हो रहा है, यानी कि उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। तो ये सारी की सारी बात हम भारतीय कृषि की समस्याओं को हमने पढ़ा है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत बढ़िया लगा है। अगर आपको बढ़िया लगा तो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं एक नए
चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।